आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। गणतंत्र दिवस के पहले आईबी ने अलर्ट जारी किया है और आईबी सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कई आतंकी संगठन मिलकर भारत पर हमले की योजना बना रहे हैं। देश के खिलाफ बड़ी साजिश, आतंकी बना रहे हमले की योजना। आईबी ने जारी किया अलर्ट। ये आईबी की वही 16 पन्नों की रिपोर्ट है जिसमें इस बात का खुलासा किया गया है कि आतंकी संगठन बड़े हमले की साजिश रच रहे हैं। इस साजिश में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कई आतंकी संगठन शामिल हैं। ये आतंकी संगठन एक साथ मिलकर भारत पर हमले की योजना बना रहे हैं, जिसमें आईएसआई, लश्कर-ए-तैयबा, टीआरएफ, जेएम-एचएम जैसे आतंकी संगठन शामिल हैं। हमले के लिए तालिबान आतंकियों को जेल से छोड़ रहा है, जो स्नाइपर, मोर्टार, आईईडी ब्लास्ट या लोन वुल्फ हमले के साथ ही आत्मघाती हमले की भी योजना बना सकते हैं। इतना जबरदस्त है कि एलओसी के ऊपर ये जानकारी मिला है कि 200 से 300 लोग तरह तरह के मोटर, छोटे आर्टिलरी और जितने भी आरपीजीएल जैसे हथियार, चाहे स्मॉल हो या लॉन्ग रेंज के हो, इनको सबको उन्होंने लेआउट भी कर दिया है। आईबी रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर धार्मिक संस्थाएं, आतंकियों के निशाने पर धार्मिक सभाएं, मंदिर, दक्षिणपंथी नेता, रेलवे, पावर ग्रिड, रक्षा प्रतिष्ठान जैसे अहम ठिकाने शामिल हैं। यही नहीं, आतंकियों के निशाने पर अयोध्या में बन रहा राम जन्मभूमि मंदिर भी है, जहां आतंकी हमले की योजना बना रहे हैं। आईबी की तरफ से 16 पन्नों की जारी इस रिपोर्ट में कई अहम खुलासे किए गए हैं। पाकिस्तान से लेकर के अफगानिस्तान में रची जा रही आतंकी साजिश के बारे में बताया गया है। ये भी बात सामने आई है कि बांग्लादेश में किस तरह से आतंकी पनाह ले रहे हैं, नेपाल को अपना सेफ जोन बना रखा है। मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी संगठन बिहार के सीमावर्ती इलाकों में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों को बतौर स्लीपर सेल भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं। लिहाजा सीमावर्ती जिलों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह बिहार पुलिस की इस कार्रवाई को सामान्य कार्रवाई बता रहे हैं। और भी हमारे बहुत सारे एक्ट हैं जिनमें प्रावधान किया गया है कि क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी। उसके बाद भी लोग अपराध करते हैं तो पुलिस पकड़ती है कि उसी तरह से हमारा लॉ ऑफ द लैंड है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वी शुड रिस्पेक्ट दैट। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इससे इतर जाते हैं तो उन पर कार्रवाई होती है और इसका खामियाजा कई बार ऐसा होता है कि लोग अपना धंधा बढ़ाने के चक्कर में गरीब आदमी की जान भी चली जाती है। आईबी की तरफ से जो खुलासे किए गए हैं, जो बातों को बताया गया है, उसके बाद बिहार पुलिस दिल्ली पुलिस के संपर्क में है। और जैसा कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने भी कहा कि हाल ही में दिल्ली पुलिस के साथ एक बैठक हुई है और इस बैठक में जो बॉर्डर इलाके हैं, नेपाल से सटे हुए जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहाँ और किस तरह से सुरक्षा पुख्ता की जाए, इस पर गंभीर चर्चा हुई है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चलिए इस खबर को समझते हैं कि भारत की जो शक्ति है वो लगातार बढ़ती जा रही है और विश्व के दूसरे देश भी लोहा मानते हैं और ऐसे में पाकिस्तान बेचैन है। चीन की चाल भी चल नहीं पा रही और अफगानिस्तान का तालिबान बौखलाया हुआ है। इसलिए भारत को अस्थिर करने की फिराक में ये सभी लोग हैं और इसके लिए आतंकी संगठनों की मदद ली जा रही है। भारत में आतंकी वारदात के लिए आतंकी संगठनों ने गठजोड़ कर लिया है और यह आतंकी संगठन स्लीपर सेल के जरिए वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इसके लिए बिहार आतंकियों का एक सॉफ्ट टारगेट बन सकता है। अब नेपाल से सटी सीमा के जरिए आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सकता है, जिसके लिए सीमांचल के कुछ युवाओं को बरगलाने में आतंकी संगठन लगे हैं। इन युवाओं को पैसे का लालच दिया जाता है और फिर इनके जरिए दहशत फैलाने की कोशिश होती है। आतंकी संगठनों की हलचल को लेकर आईबी ने अलर्ट घोषित किया और इसके बाद बिहार के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर चौकसी बढ़ा दी गई है। आगे बढ़ते हैं।
झारखंड में जिसके दम पर भाकपा माओवादी दहशत का पर्याय बने हुए थे, वो आज मुख्य धारा में लौट आया है और इसके दम पर दक्षिणी छोटा नागपुर का कमान सबसे खतरनाक माना जाता था, उसने सरेंडर कर दिया और इस पर नक्सलियों ने गद्दारी का आरोप लगाया था और 40 लाख रुपए का इनाम रखा था। वह पुलिस को लाल आतंक का हर राज बताने को तैयार है। देखिए झारखंड के बहुत बड़े नक्सली के आत्मसमर्पण पर यह रिपोर्ट। का आत्मसमर्पण, लाल आतंक के महाराज का सरेंडर, नक्सलियों की क्रूरता का प्रमाण देंगे प्रामाणिक। झारखंड के सबसे बड़े नक्सलियों में से एक महाराज प्रामाणिक ने शुक्रवार को आत्मसमर्पण कर दिया। दुर्दांत नक्सली महाराज प्रामाणिक कितना खतरनाक था, इस बात का अंदाजा इसी से लगाइए कि इसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम था। जब तक महाराज प्रामाणिक नक्सलियों के साथ रहे, बेहद ही खतरनाक कमांडर की भूमिका में रहे। जब आम जनजीवन में लौटे तो इसका असर भी दिखा। महाराज प्रामाणिक अपने साथ AK-47, 150 कारतूस और 2 वायरलेस सेट लेकर पहुंचे थे। सरेंडर के लिए पूरी प्रशासनिक तैयारी थी। यही वजह है कि IG अभियान अमोल विष्णुकांत होमकर, IG रांची पंकज कंबोज सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी खुद वहां मौजूद थे। सरेंडर के बाद महाराज प्रामाणिक ने सभी युवाओं को मुख्य धारा में लौटने की अपील की। कहा, बंदूक पकड़कर कुछ नहीं हो सकता। कि हम जैसे सिलेंडर किए, सरकार का पॉलिसी जो है उसमें प्रभावित होकर के, तो उसी तरह से सब कोई नौजवान लोग, नौजवाती लोग आ जाएं, छोड़ दें। लड़ाई भिड़ाई करके कोई फायदा नहीं, आपस में सब भाईचारा में जिए। सरकार है, जो भी करना है, जो भी नौकरी वगैरह लेना है, तो बंदूक पकड़ के लड़के नहीं मिलने वाला है। महाराज प्रामाणिक ने बताया कि गांव वालों को बहला फुसलाकर पहले संगठन में शामिल कराया जाता है, फिर बंदूक की नोक पर उनसे लेवी और वसूली का काम भी कराया जाता है। महिलाओं का तो दर्जा ही नहीं है। सोचिए कितनी खराब स्थिति रहती होगी। शोषण होता है, जोर जबरदस्ती लाया जाता है। गांव वाले को भी खाना पीना से लेके सारा चीज में डरा धमका करके वो लोग किया जाता है, जैसा वो लोग चाहता नहीं है, लेकिन फिर भी बंदूक के डर से सब कोई करेगा। यही चीज करता है वो लोग, अलग से ऐसा नहीं। संगठन में महिलाओं की क्या स्थिति है? महिलाओं की स्थिति, वो लोग का दर्जा नहीं दिया जाता है वहाँ। महाराज प्रामाणिक के आत्मसमर्पण के दौरान IG अभियान ने कहा कि ये सरेंडर पतिराम मांझी के दस्ते के लिए बड़ा झटका है। महाराज प्रामाणिक पर 119 केस दर्ज हैं। आज पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है, ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि है। खासकर इस क्षेत्र में जो पतिराम मांझी और अनल जो सेंट्रल कमेटी मेंबर है, उसके पूरे दस्ते के लिए और उसके पूरे जो उसने जो यहाँ पे ट्राई जंक्शन एरिया में जो संगठन बना है, उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अब महाराज प्रामाणिक के दिए इनपुट्स पर पुलिस काम कर रही है। जल्द ही और सफलता हाथ लगेगी। इनके द्वारा आत्मसमर्पण के पश्चात पुलिस को कई सारी जानकारियां दी है, संगठन के बारे में जानकारी दी है, जिसके बारे में अग्रतर कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। साथ साथ जो घटनाएं अनल जो सेंट्रल कमेटी मेंबर है, उसके दस्ते के द्वारा जो घटनाएं की गई थी, उनके बारे में भी काफी जानकारी डिटेल में पुलिस को प्राप्त हुई है और निश्चित रूप से उन कांडों के अनुसंधान में इससे बहुत बड़ा लाभ और फायदा अनुसंधान में होगा। महाराज प्रामाणिक का आत्मसमर्पण कितना महत्वपूर्ण है, वो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसकी तलाश झारखंड पुलिस के साथ ही NIA को भी थी और इसके पीछे कई वजहें भी हैं। दरअसल 14 जून 2019 को महाराज प्रामाणिक के नेतृत्व में माओवादियों ने सरायकेला के कुकुरूहाट में पुलिस बलों पर हमला कर 5 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था। मार्च 2021 में लांजी में IED धमाके में भी 3 पुलिस कर्मियों को मारने का आरोप भी महाराज प्रामाणिक के दस्ते पर ही लगा था। जाहिर है पुलिस अब महाराज के इनपुट्स पर काम शुरू कर चुकी है, जिसका असर जल्द दिखने वाला है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। तो झारखंड सरकार नक्सलियों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास करती रही है और इसे आत्मसमर्पण नीति के नाम से जाना जाता है। योजना के तहत समर्पण करने वाले नक्सलियों की आर्थिक मदद की जाती है और समर्पण कर चुके नक्सलियों का सपोर्ट किया जाता है।
योजना की वजह से कई बड़े नक्सली समर्पण कर चुके हैं। महाराज प्रमाणिक की पहचान एक दुर्दांत नक्सली की रही है, जिसने आईजी अभियान के सामने सरेंडर किया। महाराज प्रमाणिक पर 10 लाख का इनाम घोषित था, जिसकी तलाश झारखंड पुलिस और एनआईए दोनों को थी। महाराज प्रमाणिक 119 वारदातों में वांछित था। महाराज प्रमाणिक दक्षिणी छोटानागपुर जोनल कमेटी का कमांडर रहा है। सरायकेला के कुकरूहाट में पुलिस बल पर हमले में इसका हाथ बताया जा रहा है और इस हमले में 5 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। लांजी की बात करें तो आईडी धमाके में 3 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। लांजी के साथ कई वारदातों में इसकी तलाश थी। महाराज प्रमाणिक का सरेंडर पतिराम मांझी के दस्ते के लिए एक बड़ा झटका है। महाराज प्रमाणिक नक्सली संगठन को नजदीक से जानता है और पुलिस को कई इनपुट्स इसने दिए हैं। इनपुट्स के आधार पर पुलिस को जल्द ही एक बड़ी कामयाबी हाथ लगेगी, यानी कि महाराज प्रमाणिक के सरेंडर से नक्सलियों पर नकेल कसने में मदद मिलने वाली है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पटना के बाकरगंज में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात हुई और इसे लेकर कारोबारियों में गुस्सा है। पटना में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट। गहना लूटकर अपराधी फरार। पटना पुलिस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह। जिस जगह पर अभी सैकड़ों लोगों की भीड़ दिख रही है, ठीक इसी जगह पर चंद मिनट पहले लूट की बड़ी वारदात हुई है। तस्वीरें पटना के बाकरगंज इलाके की हैं। बाइक से आए अपराधियों ने एसएस ज्वेलर्स में लूट की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। और एक बार फिर से एक बड़ी घटना बाकरगंज इलाके में, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। जो अपराधी थे वो यहाँ हथियारों से लैस होकर पहुंचे, उसके बाद लूट की घटना को अंजाम दिया और फिर उसके बाद यहाँ पर जो नाराज कारोबारी हैं उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर रखी हैं और यहाँ पर हुजूम जो है वो इकट्ठा हो गया है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो बाइक पर सवार होकर 4 अपराधी आए थे, जिन लोगों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया और बैग में गहने भरकर भागने लगे। भागने के दौरान बाइक का संतुलन बिगड़ गया, जिसकी वजह से बैग के साथ एक अपराधी लोगों के हत्थे चढ़ गया। एक अपराधी भागते के क्रम में मोटरसाइकिल भी गिरा पड़ा हुआ है, गिर गया और भाग गए, जिसमें एक अपराधी पकड़ा गया है और गांधी मैदान थाना में है। उसके साथ में मामूली सामान रिकवर हुआ है। दिन दहाड़े राज्य की राजधानी में हुई लूट की घटना को लेकर व्यापारियों में जबरदस्त गुस्सा है। घटना से नाराज व्यवसायियों ने दुकानें बंद कर दी। नहीं, क्या नाराज नहीं होंगे तो क्या करेंगे आपका? बोलिए, नाराज नहीं होंगे। आज 50 बरस से हम यहाँ काम। लूट की सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन जब दिन दहाड़े हुई लूट पर सवाल हुआ तो सिटी एसपी ने चुप्पी साध ली। कुछ भी बताना सही नहीं रहेगा। रुजाइए आप लोग थोड़ा बता दो दीजिए। सर बिल्कुल, ये सिटी एसपी है, अमरीश राहुल है और जब घटना हो जाती है तो अधिकारियों की इसी तरीके से चुप्पी हो जाती है और एक अदना सा चोर पकड़ा जाए तो बड़ा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाता है। तो ये है पटना पुलिस और पटना पुलिस के आला अधिकारी। सवाल है कि क्या सिटी एसपी के चुप्पी साध लेने से पटना की कानून व्यवस्था बेहतर हो जाएगी, क्योंकि पटना पुलिस अपराधियों पर नकेल लगाने में फेल साबित हो रही है। अभी 2 दिन पहले ही राजीव नगर इलाके में बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप के मालिक को गोली मार दी थी और अब बाकरगंज में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट हो गई। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। तो पटना में लूट की ये कोई पहली घटना नहीं है और आए दिन लूट की वारदात होती रही है और इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आता रहा है, लेकिन पुलिस कोई ठोस कदम उठाती नहीं और अपराधियों का हौसला बढ़ता जाता है। पटना में अपराधियों के निशाने पर अधिकतर जेवर कारोबारी होते हैं, क्योंकि जेवर दुकान में लूट करना आसान होता है। सुरक्षा का कोई खास इंतजाम होता नहीं, अपराधियों के हाथ मोटी रकम लग जाती है और अपराधी वारदात को अंजाम देकर आसानी से निकल भी जाते हैं। अभी 2 दिन पहले राजीव नगर में एक बड़ी घटना हुई। जेवर कारोबारी को अपराधियों ने उन्हीं की दुकान में गोली मार दी।
हालांकि बाद में यह पता चला कि वो दुकानदार लूट के गहने खरीदता था और पैसे के लेन देन को लेकर यह बात बिगड़ी। अपराधियों ने गोली मारी और फरार हो गए। लेकिन सारे मामले ऐसे नहीं होते। सवाल है कि तमाम घटनाओं के बावजूद पुलिस जो है वो क्यों नहीं चेतती और लूट को रोकने के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जाते। सवाल यह है कि क्यों नहीं पुलिस की जो गश्ती टीम है वो ठीक तरीके से गश्ती करती है, ड्यूटी बजाती है। यानी कि कारोबारियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए जाते। मतलब यह भी है कि पुलिस के सिस्टम में गड़बड़ी है, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, तस्वीरें आती रहती हैं। आगे बढ़ते हैं। सारण में संदिग्ध परिस्थितियों में हो रही मौतों का जो सिलसिला है वो नहीं थम रहा। 15 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद पुलिस मानने लगी है कि मौतें शराब पीने की वजह से हुई हैं। उधर पुलिस ने शराब माफिया मुन्ना महतो के घर से बरामद शराब की जांच करने वाली है। क्या नाम पर बताइए। हाथ में शराब की बोतल, आंखों में आंसू और जुबान पर पति को खोने का गम। कैसे मर गई? कैसे? ये वो बदनसीब औरत है जिसके सुहाग को इसी शराब की बोतल ने मिटा दिया। छपरा के मोकर के रहने वाले वीरेंद्र ठाकुर भी उन लोगों में शामिल हैं जिनकी मौत कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से हुई है। पति है क्या नाम पर रुआ नाम था जी बोले कैसे मर गई? कैसे मर गई? कैसे? का ये दिखा रही क्या है? ये दिखा रही क्या है? यही पिए थे था। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत सिर्फ अमनौरडीह गांव में ही नहीं हुई। मढ़ौरा थाना क्षेत्र के जमालपुर गांव के राजेश शर्मा की भी मौत संदिग्ध हालत में ही हुई। पत्नी बताती हैं कि 5 लोगों ने शराब पी रखी थी और सभी की मौत हो चुकी है। कहाँ से पी के आए? माझी लगे से। अच्छा, कितना आदमी पी लगे? 5 आदमी पी लगे। अच्छा, 5 आदमी मर गइल बा। सारण में 18 जनवरी की रात से जो मौत का सिलसिला शुरू हुआ वो आज तक जारी है। पटना में इलाज करा रहे सूरज बैठा की भी मौत हो गई। कहा जा रहा है कि उसने भी शराब पी रखी थी। सारण में अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पहले पुलिस ने शराब के मौत के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन अब पुलिस भी मानने लगी है कि मौतें शराब से ही हुई हैं। खुद सारण एसपी ने कहा कि ये मौतें शराब की वजह से हुई और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इसकी संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते, परंतु इसका सत्यापन जैसा कि डीएम साहब ने भी कहा, मेडिकली और जो उसके लिए अनुसंधान होता है और जो भी चीज़ हमें प्राप्त हुआ है उसका लिंकेज इस घटना से है या नहीं, क्योंकि शराब की बरामदगी केवल उस जगह से भी नहीं बल्कि पूरे जिले में कई जगहों से हो रही है। तो इसका लिंकेजेस हमको एस्टेब्लिश करना है, उसी अनुसंधान में हम लोग लगे। लगातार हो रही मौतों ने पुलिस को कुंभकर्णी नींद से जगा दिया है। जगदीशपुर गांव में शराब फैक्ट्री मिलने के बाद मकेर थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है, तो चौकीदार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इतना ही नहीं, जिस मुन्ना महतो के घर में शराब की फैक्ट्री मिली उसके परिजनों के साथ अब तक करीब 200 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब सवाल है कि पुलिस को शराब फैक्ट्री की जानकारी पहले से क्यों नहीं थी? मौतों पर पुलिस क्यों पर्दा डाल रही थी? पुलिस को मृतकों के परिजनों की बातों पर भरोसा क्यों नहीं था? अपनी वर्दी बचाने के लिए क्या पुलिस झूठ बोल रही थी? न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।